हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम बायोसीको। पिछली क्लास पे हमने पढ़ा था ब्लड के बारे में कि ब्लड के दो फॉर्म के बारे में जाने थे हम लोग के। बेसिकली द फर्स्ट वन इज प्लाज्मा एंड द सेकंड वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट। तो हमने प्लाज्मा के बारे में डिटेल स्टडी किया था। आज हम लोग बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में कि फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होता है, उसमें कौन कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड जो सेल्स है उसको पर्टिकुलरली एक एक करके हम लोग सारे सेल्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपका फॉर्म्ड एलिमेंट के इनसाइड वो आता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं, चलिए, फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, सॉरी, ब्लड के बारे में। तो ब्लड के हम लोग दो फॉर्म को देखे थे। फर्स्ट वन इज हम लोग प्लाज्मा को देखे थे। प्लाज्मा के बारे में हमने डिटेल स्टडी किया था वहां पे। एंड सेकंड, आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे आपका फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में, दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। तो ब्लड में ये बेसिकली टू डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है। द फर्स्ट वन इज प्लाज्मा एंड द सेकंड वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा के बारे में हमने पिछली क्लास में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। तो प्लाज्मा का कंसेंट्रेशन जो ब्लड में होता है वो कितना होता है, दैट इज 55%। तो 50 जो ब्लड होता है, होल ब्लड जो कंसेंट्रेशन होता है उसमें 55% जो होता है आपका वो होता है प्लाज्मा। एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है वो होता है आपका 45%। कितना होता है, दैट इज 45%। तो ब्लड जो है ओवरऑल मान लीजिए कि 1 लीटर ब्लड है, तो 1 लीटर ब्लड में आपको जो 55% जो उस ब्लड का जो कंसेंट्रेशन है वो होगा आपका प्लाज्मा, एंड जो 45% जो स्टोरेज जो कैरी आउट किया हुआ रहेगा वो होगा आपका फॉर्म्ड एलिमेंट। अब हम लोग बात करेंगे कि फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होता है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है बेसिकली 3 टाइप डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स को वो कंसिस्ट करता है। कौन कौन से सेल्स? द फर्स्ट वन इज आरबीसी, दैट इज आल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ रेड ब्लड corpuscles, एंड द सेकंड वन इज व्हाइट ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी, एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या होता है, ये कंसिस्ट करता है 3 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। कौन कौन से सेल्स? द फर्स्ट वन इज रेड ब्लड corpuscles, दैट इज आरबीसी। फिर होता है आपका व्हाइट ब्लड सेल्स, दैट इज डब्ल्यूबीसी, एंड द थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। तो ये जो 45% जो बाकी का जो कंसेंट्रेशन है ब्लड का वो बना होता है ये 3 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के बारे से, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो आज अब तीनों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे, एंड फिर हम लोग उसको प्लेटलेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आरबीसी होता है आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे आरबीसी के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि आरबीसी क्या होता है। ठीक है, तो अगर आरबीसी का फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज रेड ब्लड corpuscles। क्या होता है, रेड ब्लड। बहुत जगह डायरेक्ट यही फुल फॉर्म ही लिखा हुआ रहता है, रेड ब्लड corpuscles। एंड जो सेकंड जो आरबीसी को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, उस नाम को जिसको हम लोग एक टेक्निकल नेम बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज इरेथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट्स। तो आरबीसी को 2 डिफरेंट नेम से जाना जाता है। द फर्स्ट वन इज रेड ब्लड corpuscle जो कि उसका फुल फॉर्म है आरबीसी का, एंड द सेकंड जो इसको और एक टेक्निकल नेम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स। तो ये था आरबीसी के थोड़ा डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग बात करेंगे कि आरबीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है। तो अगर बात करें हम लोग के केस में, दैट इज ह्यूमन या फिर कह लो आप मैमल्स, तो मैमल्स में क्या होता है कि जो आरबीसी होता है वो होता है आपका बाइकनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। देखेंगे अभी हम लोग कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बाइकनकेव क्यों बोलते हैं। तो और लेकिन जो मैमल्स होता है उसके कुछ एक्सेप्शनल है जहां पे ये जो आरबीसी है वो डिस्क लाइक शेप या बाइकनकेव नहीं होता है, क्योंकि वहां न्यूक्लियस ऑलरेडी उन लोग को शुरू से ही प्रेजेंट होता है। जैसे हम लोग में क्या होता है कि मैच्योरिटी के वक्त वहां न्यूक्लियस अनअवेलेबल हो जाता है, लेकिन कुछ जो एक्सेप्शनल मैमल्स है, मैमल्स में एक्सेप्शनल में जैसे लामा है, आपका कैमल्स है,
उन लोग में जो आरबीसी है, ऑल ओवर द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, वहां पे आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो अगर इसके शेप की बात करें, अगर शेप की बात करें आरबीसी का, तो इसका शेप क्या होता है, मैमल्स की बात करें तो इन मैमल्स इसका शेप कैसा होगा, तो इन मैमल्स इसका शेप होगा आपका बाइकनकेव, बाइकनकेव, बाइकनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। बाइकनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि ये सपोज आपका आरबीसी है, ये हो गया आपका बाइकनकेव, मतलब जो सेंटर पोजीशन है वहां पे आपका डिप्रेशन प्रेजेंट होगा। ये देखो यहाँ पे आपका डिप्रेशन है इस एरिया पे, तो ये डिप्रेशन प्रेजेंट होगा। और जो इसका पेरिफेरल रीजन है, ये हो गया आपका डिप्रेशन यहाँ पे है, और ये हो गया आपका पेरिफेरल रीजन। तो ये जो पेरिफेरल रीजन होगा वो आपका बल्ज आउट किया हुआ रहेगा, बल्ज आउट। तो ये हो गया कनकेव, कनकेव मतलब बाइकनकेव मतलब कि आपका जो सेंटर पोजीशन है वो आपका डिप्रेशन रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा, गड्ढा टाइप रहेगा, एंड जो इसका पेरिफेरल रीजन है वो बल्ज आउट किया हुआ रहेगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग मैमल्स का या फिर हम लोग का आरबीसीज का बात करते हैं, तो वहां हम लोग बहुत जगह मेंशन आपने देखा होगा कि ई न्यूक्लिएटेड टर्म्स का लिखा हुआ रहता है, दैट इज क्या, ई न्यूक्लिएटेड, इन्यूक्लिएटेड। तो ये इन्यूक्लिएटेड हम लोग जब भी मेंशन करते हैं कहीं पे या फिर कहीं भी मेंशन रहता है, तो बगल में लिखा हुआ रहता होगा आपका एट मैच्योरिटी, एट मैच्योरिटी। एट मैच्योरिटी करने का मतलब है कि जब आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है तो इनिशियली उसमें सारे ऑर्गेनल्स आपका प्रेजेंट रहते हैं, उसके सारे ऑर्गेनल्स आपका अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आरबीसी का मैच्योरिटी इंक्रीज करता है, उसका लाइफ स्पैन धीरे धीरे बढ़ता जाता है या फिर वो ग्रो करते जाता है, जितने भी ऑर्गेनल्स है उसका सारे के एलिमिनेशन स्टार्ट शुरू हो जाता है। मतलब कि जो जितने भी ऑर्गेनल्स है धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाएगा सेल्स, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि हर सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज न्यूक्लियस। लेकिन आरबीसी का केस में क्या है कि इन मैमल्स और इन ह्यूमंस, कुछ मैमल्स को एक्सेप्शनल है जिसको भी हम लोग डिस्कस किए, कैमल या फिर लामा, ये कुछ मैमल्स है जिसमें न्यूक्लियस ऑल ओवर द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी प्रेजेंट रहता है। लेकिन मैमल्स की बात करें, हम लोग की बात करें ह्यूमंस में, तो आरबीसी जब स्टार्टिंग जब होता है तो आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, फिर धीरे धीरे वो उसका पोजीशन सेंट्रल पोजीशन से वो साइड की ओर बढ़ने लगता है, धीरे धीरे वो एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन कैसे फॉर्म होता है, ये जो डिप्रेस स्ट्रक्चर है, ये जो डिस्क लाइक फॉर्म हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या था। देखो नॉर्मली कोई सेल होता है, ये सपोज आपका एक सेल है, तो सेंट्रल पोजीशन जो ऑर्गेनल आपका ऑक्युपाई किया हुआ रहता है वो कौन होता है, वो होता है आपका न्यूक्लियस, सेंटर पोजीशन ऑक्युपाई किया हुआ रहता है। लेकिन अगर ह्यूमंस की बात करें, मोस्ट ऑफ द मैमल्स की बात करें, तो जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ता जाता है आरबीसी का, ये जो न्यूक्लियस है ये धीरे धीरे शिफ्ट होते जाता है। ठीक है, और ये जो स्पेस है वो वैकेंट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ एक डिप्रेशन का फॉर्म हो जाता है और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म में आ जाता है। रीजन क्या है कि न्यूक्लियस का एलिमिनेशन या फिर न्यूक्लियस का सेंट्रल पोजीशन से साइड हटना। द रीजन इज दैट कि जो आपका ई है, आरबीसी है, ये क्या कंसिस्ट करता है, ये कंसिस्ट करता है आपका हेमोग्लोबिन, इसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। अब हेमोग्लोबिन का क्या काम होता है, हेमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन से बाइंड करता है और ये होल बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और ये ताकि जिसके कारण न्यूक्लियस ऑर्गेनल बाकी जितने भी ऑर्गेनल्स है वो सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सेंट्रियोल, सब जितने भी ऑर्गेनल्स है सारे एलिमिनेट हो जाते हैं, ताकि जो हेमोग्लोबिन है उसको मोर स्पेस मिल सके, वो मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सके और होल बॉडी को जो ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल कर सके। ठीक है, तो मैच्योरिटी के वक्त इन्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल करने का मतलब है कि कुछ मैमल्स है जहां पे जो हम लोग ह्यूमंस में बात किए ये इन्यूक्लिएटेड, लेकिन कुछ मैमल्स है जिसमें ये न्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है, मतलब आरबीसी आपका होल लाइफ ऑफ स्पैन ऑफ आरबीसी में वो प्रेजेंट रहेगा। तो एक्सेप्शनल की बात करें तो कौन कौन से एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल कौन कौन से मैमल है, टू मैमल्स है जिसमें ये एक्सेप्शनल है। द फर्स्ट वन इज कैमल,
एंड सेकेंड वन इज लामा। ये दो टू mammals which have न्यूक्लिएटेड आरबीसी। इसमें आरबीसी जो होता है वो न्यूक्लिएटेड रहता है। तो ये हम लोग मैमल्स में देखें दैट इज बाइकनकेव। लेकिन अगर नॉर्मली हम लोग वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वहां पे वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उसका जो आरबीसी का शेप होता है वो होता है आपका दैट इज बाइकॉन्वेक्स। क्या होता है? बाइकॉन्वेक्स। बाइकॉन्वेक्स करने का मतलब है कि सेंटर जो पोजीशन होगा वो बल आउट किया हुआ रहेगा। ठीक है, बल आउट किया, जैसे ऐसे ये बल आउट किया हुआ रहेगा। क्यों रहेगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस एट द सेंटर पोजीशन। वहां पे जो न्यूक्लियस होगा वो आपका सेंट्रल पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। इसीलिए जो नॉर्मली जो वर्टिब्रेट्स है वहां पे जो आरबीसी का शेप होगा वो होगा आपका दैट इज बाइकॉन्वेक्स। अब हम लोग बात करते हैं इसके शेप के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अगर शेप के बारे में बात करें तो ये आपका जो सपोज ये आपका आरबीसी है, ये आपका आरबीसी है हम लोग के केस में। ठीक है, ह्यूमंस का है। तो सेंट्रल पोजीशन में डिप्रेस रहता है। तो इसका जो थिकनेस होता है, ये जो थिकनेस है आपका सेंट्रल पोजीशन पे, ये जो थिकनेस है ये थिकनेस होता है आपका 1 माइक्रोमीटर का। कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर का। और अगर इसका पेरिफेरल रीजन की बात करें, जो दोनों साइड बल्ज आउट किया हुआ है उसकी बात करें तो उसका जो थिकनेस होता है वो होता है आपका 2 माइक्रोमीटर का। कितना होता है? 2 माइक्रोमीटर का। दोनों साइड का ये जो थिकनेस है ये होगा 2 माइक्रोमीटर का। अब अगर हम लोग बात करें ये जो आरबीसी है इसका डायमीटर कितना होता है, तो इसका डायमीटर होता है आपका 7.5 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 7.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो आरबीसी का थिकनेस की बात करें तो थिकनेस में दो तरह का थिकनेस है। तो सेंट्रल पोजीशन पे अलग थिकनेस होता है आरबीसी का, एंड जो पेरिफेरल रीजन होता है वहां पे जो आरबीसी का थिकनेस होता है वो डिफरेंट होता है। तो थिकनेस टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिकनेस है। तो सेंट्रल पोजीशन पे एंड डिफरेंट है, और पेरिफेरल पोर्शन पे भी इसका जो थिकनेस है वो डिफरेंट है। और इसका डायमीटर कितना है? दैट इज 7.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, और पेरिफेरल रीजन पे इसका थिकनेस कितना है? दैट इज 1 माइक्रोमीटर, सॉरी 2 माइक्रोमीटर। और जो सेंट्रल पोजीशन है वहां पे इसका थिकनेस कितना है? दैट इज 1 माइक्रोमीटर। तो दिस इज सम स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। आरबीसी का स्ट्रक्चर देखें हम लोग, बाइकनकेव होता है ह्यूमंस के केस में, लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स में ये बाइकन्वेक्स होता है। और इसका हम लोग ह्यूमंस में या फिर मोस्ट नंबर ऑफ मैमल्स की बात करें तो वहां पे जो आरबीसी का थिकनेस जो होता है सेंटर पोजीशन जहां पे डिप्रेस होता है। डिप्रेशन क्यों होता है पढ़े अभी हम लोग? डिप्रेशन ड्यू टू जो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे सेंट्रल पोजीशन से पेरिफेरल रीजन की ओर मूव करने लगता है और फिर एलिमिनेट हो जाता है। तो सेंट्रल पोजीशन पे न्यूक्लियस का अनअवेलेबिलिटी होने के कारण उसका जो थिकनेस है वो कम हो जाता है। वो आपका पिचका हुआ सा लगता है, जो का मतलब गड्ढा टाइप का शो करता है। उसका जो थिकनेस है वो होता है आपका 1 माइक्रोमीटर। और जो पेरिफेरल रीजन होता है जो बल्ज आउट किया हुआ रहता है उसका जो थिकनेस होता है वो होता है आपका 2 माइक्रोमीटर। और अगर इसके होल आरबीसी का अगर डायमीटर की बात करें तो वो होता है आपका 7.5 माइक्रोमीटर। अब हम लोग बात करेंगे कि आरसीबीस का जो काउंट या नंबर कह लो, काउंट एंड नंबर कहने का मतलब है कि आरबीसी जो प्रेजेंट है हम लोग में कितना नंबर में वो प्रेजेंट है। तो ये इसका जो नंबर है वो वेरी करता है। वेरी मींस कि मेल्स में ये जो आरबीसी का नंबर या काउंट है वो डिफरेंट होगा इन कंपैरिजन टू फीमेल। मेल में कितना होता है? तो मेल में होता है ये आपका 5 से लेके 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। और आपका जो फीमेल में होता है ये होता है अराउंड 4.5 टू 5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आरबीसी का काउंट नंबर कहने का मतलब है कि कितना नंबर में वो प्रेजेंट रहता है, किसमें? हम लोग में, ह्यूमंस में। तो ह्यूमंस में ये फिर वेरी करता है मेल से फीमेल के बीच। मेल्स में कितना होता है? मेल में होता है आपका 5 मिलियन से
5.5 मिलियन तक पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। और फीमेल्स में कितना होता है, दैट इज अराउंड 4.5 टू 5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, आरबीसी का काउंट या फिर नंबर। तो इसका जो काउंट या नंबर है ये वेरी करता है, मतलब कितने जैसे हम लोग मेल है, हम मेल है, तो मेल में आरबीसी कितना होगा, दैट इज 5। मेरे में कितना नंबर ऑफ आरबीसी प्रेजेंट होंगे, तो मेरे में अराउंड 5 से लेके 5.5 मिलियन तक आरबीसी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मेल्स में कितना होगा, मेल्स में तो ये अराउंड होगा 5 टू 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। और ये अगर हम लोग बात करें फीमेल्स के केस में, तो ये अराउंड कितना होगा, दैट इज 4.5 टू 5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब, दैट इज ये फीमेल का हो गया। तो मेल्स में आरबीसी का जो नंबर होता है, इसका जो काउंट होता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल में जो आरबीसी होता है वो कम होता है। तो कोई पूछे कि मेल में कितना, मेल में ज्यादा आरबीसी होगा कि आपका फीमेल में ज्यादा आरबीसी होगा, तो द आंसर इज मेल में ज्यादा आरबीसी प्रेजेंट होगा, और वो कितना होगा, अराउंड 5 टू 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब। और फीमेल्स में कितना होगा, दैट इज अराउंड 4.5 टू 5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब। अब देखो इसका जो ये नॉर्मल रेंज है, ये क्या है आपका, ये हो गया आपका नॉर्मल काउंट, इस नॉर्मल काउंट। अब देखो नॉर्मल ये काउंट हो गया, लेकिन अब बात करें एबनॉर्मेलिटीज की। एबनॉर्मेलिटीज करने का मतलब है कि ये जो काउंट है ये वेरी करता है, ये काउंट जो है वो वेरी करता है। कहने का मतलब है कि समटाइम्स क्या होता है कि मेल हो या फीमेल हो, तो मेल में वो जो नंबर है वो इंक्रीज भी हो सकता है, और जो आरबीसी का जो नंबर है वो डिक्रीज भी हो सकता है। ये दोनों केस में होता है, मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है। तो अगर आरबीसी का जो काउंट है या फिर नंबर है वो अगर इंक्रीज कर जाए, इंक्रीज कितना से कर जाए, दैट इज अगर मेल की बात करें दैट इज 5 टू 5.5 मिलियन से ज्यादा हो जाए मेल में, तो उसको हम लोग कंसीडर क्या करेंगे, दैट इज इराइथ्रोसाइटोसिस। एक टेक्निकल नेम है जो हम लोग देते हैं, दैट इज इंक्रीज काउंटिंग इन नंबर ऑफ आरबीसी, इंक्रीज इन नंबर काउंटिंग ऑफ आरबीसी। अगर आरबीसी का काउंटिंग नंबर मेल के जो नॉर्मल रेंज है दैट इज 5 से 5.5 मिलियन और फीमेल के 4.5 से 5 मिलियन, अगर इससे राइज अप कर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइटोसिस। ये क्या है, टेक्निकल नेम है किसका, दैट इज इंक्रीज इन आरबीसी काउंट। अगर आरबीसी के काउंट में इंक्रीज कर गया तो दैट इज इरेथ्रोसाइटोसिस, उसको हम लोग एक टेक्निकल नेम से जानते हैं। अगर सेम चीज हुआ कि अगर यही जो नॉर्मल रेंज है दैट इज 5 से 5.5 एंड इन फीमेल दैट इज 4.5 टू 5 मिलियन, अगर इससे ये डिक्रीज हो जाए आरबीसी का काउंट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज इराइथ्रोपेनिया। क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका डिक्रीज इन आरबीसी काउंट। तो आरबीसी काउंट का अगर डिक्रीज हो जाए तो इसको हम लोग टेक्निकल नेम से जानते हैं, कौन सा नेम है, दैट इज इराइथ्रोपेनिया। ठीक है। तो ये था आरबीसी का काउंट और नंबर, जो नॉर्मल रेंज है मेल और फीमेल के बारे में हम लोग देखा, और इसका एबनॉर्मलिटीज को भी देखें कि अगर हायर नंबर इससे भी ज्यादा हो जाए, क्योंकि ये वेरी करता है नंबर, तो अगर ज्यादा हो जाए तो उसको हम लोग इरेथ्रोसाइटोसिस कहते हैं, और नॉर्मल रेंज से अगर आरबीसी का काउंट डिक्रीज हो जाए तो उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में इराइथ्रोपेनिया टर्म से जानते हैं। अब बात करते हैं कि इसका जो काउंट है और नंबर है ये हम लोग मेजर कैसे करेंगे, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि आरबीसी का जो हम लोग में कितना आरबीसी है, इसको काउंट कैसे करते हैं। तो देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस थ्रू विच वी कैन काउंट द नंबर ऑफ आरबीसी प्रेजेंट इन anyone that is either in male or female। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है या फिर जो डिवाइस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेमोसाइटोमीटर। क्या बोलते हैं, हेमोसाइटोमीटर एक आपका इंस्ट्रूमेंट है और एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग काउंट करते हैं
कितना नंबर में आरबीसी प्रेजेंट है। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस किए आरबीसी का, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्लाज्मा के बारे में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में बेसिकली प्लाज्मा जो था आपका 55% जो आपका ब्लड का जो वॉल्यूम है उसमें रोल प्ले कर रहा था, कौन, दैट इज प्लाज्मा। और जो बाकी का जो रेस्ट 45% है वो कौन कंसिस्ट कर रहा है, दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है, दैट इज फॉर्म जो एलिमेंट जो है वो आपको 3 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बना होता है। कौन कौन से सेल्स, द फर्स्ट वन इज आरबीसी एंड द सेकंड वन इज डब्ल्यूबीसी एंड द थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। अब फिर आज हम लोग स्टार्ट किए दैट इज आरसीबी के बारे में, आरबीसी के लेके। तो आरबीसी का हमने थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देखा कि आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड कर्पसल्स, और इसको एक अदर टेक्निकल नेम से भी जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है। फिर लेटर हमने इसके शेप के बारे में पढ़ा कि इसका शेप कैसा होता है। तो मैमल्स, जैसे हमारे केस में बात करें तो आरबीसी का जो शेप होता है वो होता है आपका बाइकनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। बाइकनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर करने का मतलब है कि जो न्यूक्लियस है, नॉर्मली हर सेल में न्यूक्लियस आपका सेंट्रल पोजीशन ऑक्युपाई किया हो रहता है, लेकिन ह्यूमंस के केस में या फिर कुछ मैमल्स के केस की बात करें तो वहां पे जो आपका आरबीसी है, न्यूक्लियस है, वहां पे अनअवेलेबल रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि वहां पे आपका जो आरबीसी का जो शेप है उसका सेंटर पे डिप्रेशन जैसा दिखता है, गड्ढा जैसा दिखता है, और जो पेरिफेरल रीजन होता है वो बल्ज आउट किया हुआ रहता है, ठीक है। तो हम लोग कहीं भी मेंशन करते हैं, अगर ह्यूमंस की बात करें और मोस्ट ऑफ द मैमल्स की बात करें तो आरबीसी के साथ में हम लोग लिखते हैं इन्यूक्लिएटेड, मतलब स्टार्टिंग में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, फिर धीरे धीरे वो मूव करता जाएगा टुवर्ड्स द पेरिफेरल रीजन और फिर वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो जब भी इन्यूक्लिएटेड लिखते हैं हम लोग वहां मेंशन करते हैं दैट इज एट मैच्योरिटी, ठीक है, क्योंकि मैच्योरिटी जैसे जैसे गेन करता है आरबीसी फिर न्यूक्लियस का वहां से डिप्रेबल या फिर एलिमिनेशन होने स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ बात की एक्सेप्शनल केसेस के बारे में। एक्सेप्शनल जैसे कि कुछ मैमल्स है, जैसे कि मैमल्स, कैमल्स, लामा, उसमें क्या होता है कि न्यूक्लिएटेड, ये जो 2 मैमल्स है जिसमें न्यूक्लिएटेड आरबीसी प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। फिर हमने इसका जो आरबीसी है इसके शेप के बारे में डिस्कस किया। शेप में जैसे हमने थिकनेस के बारे में पढ़ा कि जो सेंट्रल पोजीशन होता है उसका जो थिकनेस होता है वो अराउंड 1 माइक्रो, ये जो थिकनेस है ये होता है आपका 1 माइक्रोमीटर का, ठीक है। और जो सेंट्रल पेरिफेरल रीजन होता है उसका जो थिकनेस होता है वो 1 माइक्रोमीटर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सेंट्रल पोजीशन, और वो कितना होता है, दैट इज 2 माइक्रोमीटर का, ठीक है। तो थिकनेस को बात करें तो हम लोग 2 तरीके से देखें। द फर्स्ट वन इज सेंट्रल पोजीशन। सेंट्रल पोजीशन में थिकनेस होता है 1 माइक्रोमीटर एंड द पेरिफेरल रीजन में जो इसका थिकनेस होता है वो अराउंड 2 माइक्रोमीटर का होता है। एंड लेटर फिर हम लोग डिस्कस किया दैट इज इसके डायमीटर को लेकर के। तो जो आरबीसी है इसका डायमीटर होता है अराउंड 7.5 माइक्रोमीटर। अब फिर लेटर फोर्थ वन में हम लोग क्या डिस्कस किए, दैट इज आरबीसी का काउंट या नंबर। जो आरबीसी का जो नंबर है हम लोग में कितना पाया जाता है आरबीसी, तो ये ह्यूमन पे ये वेरी करता है इन मेल और फीमेल के बीच में। मेल में जो होता है आरबीसी का जो नंबर है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल। मेल में कितना होता है, तो मेल में इट्स अराउंड 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। और फीमेल्स में कितना होता है, इट इज अराउंड 4.5 to 5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब। तो इसका जो काउंट है और इसका जो नंबर है ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो इंक्रीज इन आरबीसी नंबर और डिक्रीज इन आरबीसी नंबर, दिस इज एन एबनॉर्मल कंडीशन। तो इसमें हम लोग जो इसका एबनॉर्मल कंडीशन, इसको एक टेक्निकल टर्म देते हैं हम लोग इसको। तो अगर आरबीसी का जो काउंट है वो नॉर्मल रेंज ऑफ मेल और फीमेल से अगर इंक्रीज कर जाए तो वहां हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दैट इज इरेथ्रोसाइटोसिस। और अगर डिक्रीज इन आरबीसी काउंट हो जाए तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, दैट इज इरेथ्रोपेनिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो हम लोग इसको जो आरबीसी का जो नंबर है इसको मेजर कैसे करते हैं। तो इसको मेजर करते हैं थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट है और एक डिवाइस है जिसको हम लोग बोलते हैं हेमोसाइटोमीटर, ठीक है। तो ये था हम लोग का आरबीसी का नंबर के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज इसका प्रोडक्शन साइट को लेकर के कि कौन कौन से जो इसका जो साइट है या फिर ऑर्गन है जहां से ये आरबीसी का प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसको जहां से ये आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है जिस ऑर्गन से या फिर कह लो जिस साइट से, उसको हम लोग बोलते हैं इरेथ्रोपोएटिक ऑर्गन, ठीक है।
यहाँ आरबीसी का बात हो रहा है, इसीलिए हम लोग बोले इराइथ्रोपोएटिक ऑर्गन। अगर सेम केस में अगर हम लोग कंबाइनली बात करें, अगर डब्ल्यूबीसी या फिर आपका प्लेटलेट्स की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज हेमोपोएटिक ऑर्गन। ठीक है, तो ये जो इराइथ्रोपोएटिक जो ऑर्गन है और साइट है, ये वेरी करता है। दैट इज अगर हम लोग जब फीटल स्टेज में रहते हैं, फीटल स्टेज कहने का मतलब है कि जब हम लोग मदर्स का ओम में रहते हैं, फीटल स्टेज में रहते हैं, दैट इज द कंडीशन बिफोर बर्थ, वहां पे हम लोग का जो आरबीसी का जो प्रोडक्शन का जो मेन साइट होता है, वो होता है आपका लीवर, एंड द सेकेंड वन इज स्प्लीन। लेकिन आफ्टर बर्थ, जब हम लोग जन्म ले लेते हैं, बर्थ ले लेते हैं, फीटल स्टेज से हम लोग आउट हो जाते हैं, या फिर जब बर्थ हो जाता है, दैट इज आफ्टर बर्थ, इसका जो मेन साइट होता है इराइथ्रोपोइसिस का, वो होता है आपका रेड बोन मैरो। ठीक है, तो ये था दो इराइथ्रोपोएटिक ऑर्गन। तो इसका प्रोडक्शन साइट को हम लोग अब एक बार डिटेल में थोड़ा मेंशन करके पढ़ते हैं। ठीक है, आरबीसी काउंट के बारे में डिस्कस कर लिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे द प्रोडक्शन साइट। क्या बात करेंगे, दैट इज प्रोडक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन साइट या फिर ऑर्गन। तो जिस ऑर्गन और जो साइट पे आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इराइथ्रोपोएटिक ऑर्गन। क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इरेथ्रोपोएटिक ऑर्गन। ठीक है, तो ये जो इरेथ्रोपोएटिक ऑर्गन है, जहां से आपका आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, वो वेरी करता है। फीटल स्टेज में ये डिफरेंट रहेगा और आपका आफ्टर बर्थ स्टेज ये डिफर करेगा। तो जब फीटल स्टेज में रहते हैं, तो फर्स्ट वन इज फीटल स्टेज। फीटल स्टेज के समय आरबीसी का प्रोडक्शन कौन करता है, और सेकंड हम लोग जानेंगे आफ्टर बर्थ आरबीसी का प्रोडक्शन कौन करता है। ठीक है, तो जब फीटल स्टेज में रहते हैं, तो आरबीसी का जो प्रोडक्शन करता है, वो करता है कौन, आपका दैट इज लीवर, एंड द सेकेंड वन इज स्प्लीन। और आफ्टर बर्थ की बात करें, तो वहां पे इरेथ्रोपोएटिक ऑर्गन का काम कौन करता है, दैट इज रेड बोन मैरो। कौन करता है, रेड बोन मैरो। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं आरबीसी का, इसीलिए हम लोग यहाँ टर्म क्या पढ़े, दैट इज इराइथ्रोपोएटिक ऑर्गन। अगर यही बात हम लोग करते हैं डब्ल्यूबीसी का या फिर प्लेटलेट्स का, तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स का, तो हम लोग इसको टेक्निकल नेम से क्या जानते हैं, दैट इज हेमोपोएटिक ऑर्गन। हेमोपोएटिक ऑर्गन। ठीक है, तो इसका प्रोडक्शन साइड भी डिफर करता है। जब फीटल स्टेज में रहते हैं, जब हम लोग मदर्स का ओम में रहते हैं बिफोर बर्थ, वहां पे ये जो आरबीसी उस समय जो प्रोड्यूस करता है, वो होता है कौन ऑर्गन, दैट इज लीवर एंड स्प्लीन। लेकिन आफ्टर बर्थ ये कहाँ क्या होता है, दैट इज रेड बोन मैरो, और हम लोग कहते हैं दैट इज हेमोपोएटिक ऑर्गन। किसको बोलते हैं, तो हेमोपोएटिक ऑर्गन हम लोग बोलते हैं द प्रोडक्शन साइट फॉर डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। और अगर प्रोडक्शन साइट या ऑर्गन हम लोग बात करें आरबीसी का, तो हम लोग बोलते हैं उसको इराइथ्रोपोएटिक ऑर्गन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इराइथ्रोपोएटिक, ये तो हम लोग पढ़ गए इराइथ्रोपोएटिक साइट और ऑर्गन जहां से आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है। अब हम लोग बात करेंगे दैट इज इराइथ्रोपोएटिक प्रोसेस। इराइथ्रोपोएटिक प्रोसेस, फिर मतलब ये जो इराइथ्रोपोएटिक प्रोसेस है, मतलब जो आरबीसी का प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, ये कैसा होता है, ये कैसे होगा, आरबीसी का प्रोडक्शन कैसे होगा। तो ये जो आरबीसी का प्रोसेस है, ये आपका अराउंड 72 आवर्स लगता है आरबीसी का प्रोडक्शन होने में। कितना आवर, तो इराइथ्रोपोएटिक इरेथ्रोपोएटिक प्रोसेस
तो आरबीसी का प्रोडक्शन होने के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है? तो ये लगता है आपका 72 आवर्स, 72 घंटा लगता है आरसीबी का प्रोडक्शन होने में। और इसका जो आरबीसी जो है प्रोडक्शन होने के बाद इसका लाइफ स्पेन कितना होता है? तो लाइफ स्पेन इज अराउंड 120 डेज। इसका लाइफ स्पेन कितना होता है? इसका लाइफ स्पेन होता है आपका 120 डेज। 120 डेज क्या होता है? लाइफ स्पेन। और ये आरबीसी का फिर डेथ कहां हो जाता है? दैट इज स्प्लीन। आरबीसी का डेथ कहां होता है? स्प्लीन। इसीलिए हम लोग स्प्लीन को क्या बोलते हैं? दैट इज ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसी। क्या बोलते हैं स्प्लीन को? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। मतलब यहीं पे जाके आरबीसी का क्या होता है? डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन कॉज कहां होता है आरबीसी का? दैट इज स्प्लीन। आरबीसी का जो प्रोडक्शन में होने में कितना टाइम लगता है? दैट इज अराउंड 72 आवर्स। और आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है? दैट इज 120 डेज। मतलब 120 डेज के बाद वो आरबीसी जो है वो स्प्लीन में जाता है, वहां पे फिर उसका डिस्ट्रक्शन कॉज हो जाता है। इसीलिए हम लोग स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। जो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ लिए इरेथ्रोपोइटिक प्रोडक्शन साइट ऑर्गन कहाँ होता है, इसको प्रोडक्शन होने में कितना टाइम लगता है, इसका ड्यूरेशन क्या है, उसका डेथ कहाँ होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये इसका जो इरेथ्रोपोइटिक जो प्रोसेस है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, इसके प्रोसेस में क्या क्या नीड है, क्या क्या चाहिए ताकि आरबीसी प्रोड्यूस हो सके। देखो कोई भी चीज होता है, अब मान लो आपको कुछ जैसे मटर गोभी बनाना है तो आपको रिक्वायरमेंट चाहिए होगा ना कि मटर चाहिए, गोभी चाहिए, ऑयल चाहिए, कुछ आपका मसाला चाहिए, बहुत सारी चीज चाहिए। तो ये इसी तरह आरबीसी का प्रोडक्शन के लिए भी आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है? तो रिक्वायरमेंट्स, पहला रिक्वायरमेंट है आपका विटामिन बी12, जिसका एक टेक्निकल नाम हम लोग क्या, साइंटिफिक नेम क्या बोलते हैं? दैट इज सायनोकोबालामाइन। एंड द सेकेंड थिंग जो आरबीसी को प्रोडक्शन के लिए चाहिए वो चाहिए आपका फॉलिक एसिड। ठीक है। एंड तो थर्ड चीज क्या चाहिए? एक हार्मोन है जिसको हम लोग बोलते हैं इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन। इरेथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस कौन करता है और रिलीज कौन करता है? दैट इज किडनी। इसको हम लोग रीनल हार्मोन बोलते हैं। कौन सा हार्मोन? इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन। ठीक है। तो इरेथ्रोपोइटिक जो प्रोसेस है इसको कंसिडर करने के लिए इसके 3 रिक्वायरमेंट कौन कौन से हैं? तो पहला रिक्वायरमेंट है विटामिन बी12, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? दैट इज सायनोकोबालामाइन। सेकेंड चीज क्या है? दैट इज फॉलिक एसिड। एंड थर्ड थिंग दैट इज इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन। तो इसका रिक्वायरमेंट देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। रिक्वायरमेंट ठीक है। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है? दैट इज विटामिन बी12, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? दैट इज सायनोकोबालामाइन। ठीक है। विटामिन बी12 का साइंटिफिक नेम सायनोकोबालामाइन। एंड सेकेंड थिंग जो रिक्वायरमेंट पड़ता है आपका इरेथ्रोपोइटिक प्रोसेस होने में, दैट इज आरबीसी का प्रोडक्शन के लिए, वो क्या है? दैट इज फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड। एंड द थर्ड वन इज एक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? दैट इज इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन। और ये हार्मोन रिलीज कौन करता है? रिलीज्ड बाय किडनी रिलीज करता है। ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि इसका जो प्रोडक्शन साइट है वो डिफरेंट है, इसका रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का साइट्स डिफरेंट है। तो बहुत सारे चीज का ये डिफरेंट है। मतलब इसका फॉर्मेशन कहीं और हो रहा है, मैचुरेशन कहीं और हो रहा है, इसका डेथ कहीं और हो रहा है, इसका हार्मोन्स का नीड बहुत जगह है, डिफरेंट जगह है, या फिर जो हार्मोन्स है वो किडनी प्रोड्यूस कर रहा है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ आपका लोकेशंस है जो उसको एक सारे चीज एक इकट्ठा होके आरबीसी को प्रोडक्शन कराने में रोल प्ले करता है। अब देखो अगर आरबीसी का काउंट अगर लो हो जाए, मतलब अगर आरबीसी आप लोग में हम लोग में कमी हो जाए, तो लो आरबीसी होने से क्या होता है? कौन सा डिजीज होता है बाबू? तो लो आरबीसी होने के कारण होता है एनीमिया। एनीमिया का नाम सुने होंगे। तो लो आरबीसी कहने का मतलब है कि अगर मान लो लो आरबीसी हुआ तो आरबीसी क्या करता है? अभी हमने पढ़ा ये आरबीसी का शेप होता है और आरबीसी क्या कंसिस्ट करता है? दैट इज हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन। और ये हेमोग्लोबिन फिर बाइंड करता है किसके साथ?
दैट इज ऑक्सीजन के साथ। तो सपोज करो अगर आपका लो हेमोग्लोबिन रहा, आरबीसी कम रहा तो हेमोग्लोबिन कम रहेगा, अगर हेमोग्लोबिन कम रहा तो मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ऑल ओवर द बॉडी लो हो जाएगा। और बॉडी के जो ऑर्गन्स है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी है, उसको अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या होगा, डेथ हो जाएगा पर्सन का। तो डिफरेंट काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस जैसे हाइपोक्सिया, ये सब कंडीशंस जो है वो अराइजेस हो जाएगा, सेल्स का डेथ होना शुरू हो जाएगा, फिर आदमी का अल्टीमेटली डेथ हो जाएगा। तो लो आरबीसी जब होता है तो उस तरह के पर्सन को हम लोग बोलते हैं एनेमिक पर्सन। ये एक एनेमिया डिजीज है जो आपका लो आरबीसी से, लो आरबीसी मेनली एनीमिया मतलब लो आरबीसी है मतलब आप एनीमिया से सफर कर रहे हो, ठीक है। तो अभी हमने देखा इरेथ्रोपोएटिक प्रोसेस में डिफरेंट फॉर्मेशन, मैचुरेशन, हार्मोन्स का रोल है। अब हम लोग बात करें कि जो आरबीसी है, इस जो आरबीसी है इसके इनसाइड में क्या प्रेजेंट है। तो आरबीसी के इनसाइड में क्या प्रेजेंट है, तो आरबीसी के इनसाइड में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो आरबीसी के इनसाइड में क्या प्रेजेंट है, हेमोग्लोबिन। आरबीसी के इनसाइड में तो ये प्रेजेंट है, अभी हमने देखा हेमोग्लोबिन। अब देखो ये जो हेमोग्लोबिन है, ये हेमोग्लोबिन का भी जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो आरबीसी का काउंट है वो वेरी करता है मेल से फीमेल के बीच, ह्यूमंस में। उसी तरह सेम वे में जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर, वो भी वेरी करता है मेल और फीमेल में। अगर फीमेल की बात करें तो जो हेमोग्लोबिन है उसका काउंट होता है आपका 12 ± 2। फीमेल में क्या होता है 12 ± 2। ये है नॉर्मल रेंज, किसमें, दैट इज फीमेल में, दैट इज 12 ± 2 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। कितना, ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये हो गया आपका नॉर्मल रेंज। अगर आपका जो फीमेल है उसका जो हेमोग्लोबिन का काउंट अगर 12 या ± 2 हुआ तो उस तरह के फीमेल में जो पर दैट इज ग्राम 12 ± 2 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड अगर हुआ तो उस तरह के फीमेल वो नॉर्मल रेंज पे है। अगर इससे ज्यादा या कम होता है दैट द कंडीशन विल बी एबनॉर्मल एंड शी मस्ट बी ट्रीटेड विद डॉक्टर, ठीक है। अगर सेम चीज होता है फीमेल के साथ, फीमेल में भी ये वेरी करता है। फीमेल में अराउंड कितना होता है, दैट इज 14 ± 2 मतलब कि अराउंड 14 to 16। तो मेल में कितना होता है, मेल में होता है आपका 14 ± 2 दैट इज ± 2 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, मतलब 14 to 16। मेनली हम लोग प्लस की ओर लेके चलते हैं। सेम वे में इसमें कितना होगा, दैट इज 12 to 14। फीमेल में 12 to 14 और 11 to 14, 12 to 14 और 11 to 14। फीमेल में नॉर्मल कंडीशंस ये हो गया और मेल में हो गया आपका 14 to 16। अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे आरबीसीज में नंबर ऑफ आरबीसी जो काउंट था उसको हम लोग मेजर किससे कर रहे थे, दैट इज हेमोसाइटोमीटर से। सेम वे में यहाँ भी हेमोग्लोबिन को मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट होगा या डिवाइस होगा, तो उस इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज हेमोमीटर। उस इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, हेमोमीटर। याद रखना ये डिफरेंस, हेमोमीटर। आरबीसी का जहां बात हुआ उसके काउंट को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट का, तो हेमोसाइटोमीटर, साइटो करने का मतलब सेल है आरबीसी, इसीलिए साइटो शब्द का यूज हुआ। तो हेमोसाइटोमीटर मतलब वो आरबीसी के काउंट को मेजर करेगा। लेकिन अगर हेमोमीटर का बात करें तो ये आपका हेमोग्लोबिन को काउंट करेगा, ठीक है। तो ये था आपका आरबीसी के बारे में। अब अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि जो हेमोग्लोबिन है उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें कैसे आपका ऑक्सीजन फिर बाइंड करता है हेमोग्लोबिन के साथ और वो फिर कैसे ऑल ओवर द बॉडी उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है हम लोग को ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।